सबको नमस्कार। आइए 4 बज चुके हैं। आज नए विषय के साथ फिर मैं उपस्थित हूँ आपके साथ। आज गुल्म रोग के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। आइए पहले प्रश्न का समाधान कर लें। डॉक्टर शैलू गर्ग ने टिक्स इन चिल्ड्रन इसके बारे में पूछा है। क्या यह ओसीडी के ही समान है कि अलग है? टिक्स अलग है और ओसीडी अलग है। तो आइए पहले टिक्स समझ लें क्या है। TICS। टिक्स जो है एक प्रकार के इर्रेगुलर, अनकंट्रोलेबल, अनवांटेड, रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ द मसल्स हैं दैट कैन बी ऑकर इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। एक प्रकार की मूवमेंट्स मसल्स में ऑटोमेटिकली होने लगती है, अनकंट्रोलेबल। इसे टिक्स कहा जाता है। यह 2 प्रकार का हो सकता है, एक मोटर टिक्स और दूसरा इनवॉलेंट्री टिक्स। मोटर टिक्स में हाथ पैरों की जो मसल्स हैं या पूरे शरीर में कहीं भी मसल्स में स्पंदन होने लगता है, अनकंट्रोलेबल, ये मोटर टिक्स है। और इनवॉलेंट्री टिक्स में बार बार साउंड आती है कानों में, एज स्निफिंग टाइप की, और ये बालकों में ही ज़्यादातर होता है। और एक प्रकार का कानों में साउंड आती रहती है, इसको हम इनवॉलेंट्री टिक्स कह सकते हैं। OCD में ये प्योरली मेंटल इलनेस है। रोगी के हाथ साफ है लेकिन फिर भी वो बार बार अपने हाथ साफ करेगा और अनवांटेड थॉट्स आने लगते हैं मन में। ये OCD कहलाता है। तो जो मोटर टिक्स हैं उसमें मोटर नर्वस सिस्टम इफेक्टेड होता है, इसके माने वातव व्याधि है। वहाँ पर अभ्यंग, सर्वांग वार्षस्वेद, कालवस्ती क्रम, हिरण्यमूलादि बस्ती और नारायण तेल की अनुवासन बस्ती, आवश्यकता पड़ने पर पत्रपिंड श्वेद या षष्ठशाली श्वेद भी इसमें कराएं। योगों में महावाद विध्वंसन रस, बृहद्वाद चिंतामणि रस और गिलोय सत्व। बृहद्वाद चिंतामणि 60 मिलीग्राम, एकांग वीर रस 125 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम। ऐसे दिन में 2-3 बार शहद के साथ चटाइए। इसके अलावा महायोगराज गुग्गुलू, 10 मूल अरिष्ट, इनका भी सेवन रोगी में करा सकते हैं। और जो मेंटल इलनेस है, OCD है, उसमें निश्चित रूप से श्राह तर्पण कराना पड़ेगा। अभ्यंग श्राह तर्पण, अभ्यंग करें या पिचु धारण कराएं, शिरोधारा कराएं या शिरोबस्ती, और मेध रसायन औषधियों का सेवन। ये मैं बार बार आपको बोलता हूँ। इसमें शंखपुष्पी, मंडूक पर्णी, गिलोय और मुलहटी, ये 4 औषधियाँ होती हैं। इनका चूर्ण या घनवटी बना लें और इनका सेवन इस व्याधि में आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपस्मार की चिकित्सा करते हैं वो आप कर सकते हैं। अतत्वा विनिवेश की चिकित्सा, अतत्वानिवेश में भी ऐसे ही होता है, तो उसकी चिकित्सा भी मैंने आपको बताई थी, वो आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रयुंजाद तैलोस्नम पैशा व शतावरीम, ब्राह्मी रसम कुशरसम वचा मधु संयुतान। ब्राह्मी रस का, वचा का, शतावरी का दूध के साथ प्रयोग करना निश्चित रूप से OCD में लाभप्रद होगा। डॉक्टर R इंडिया ने लिम्फेटिक ट्यूबरकुलोसिस, जो कि खास तौर से चिल्ड्रन को ही होता है, उनका एक पेशेंट है 12 वर्ष का, उसको लिम्फेटिक ट्यूबरकुलोसिस हो गया है। तो आप जानते हैं इट इज़ वेरी मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। ये बहुत कॉमन है क्योंकि ज़्यादातर ट्यूबरकुलोसिस लंग्स में होता है, बोन्स में भी हो सकता है, लेकिन इट इज़ आल्सो वेरी कॉमन। लिम्फेटिक सिस्टम में ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है और वही लक्षण जो मिलते हैं, ज्वर होना, वेदना का होना,
भूख न लगना, निरंतर कमज़ोर होता जाना, तो ये लक्षण इसमें मिलते हैं। इसमें 2 प्रकार के योग मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप प्रयोग करिए, पेशेंट को निश्चित रूप से लाभ होगा। पहला है मृगांक रस 60 मिलीग्राम, हेमगर पोटली 60 मिलीग्राम, गोदंती 125 मिलीग्राम। ऐसे ही दिन में 2 या 3 मात्राओं का सेवन आप करा सकते हैं। दूसरा एक योग है स्वर्ण बसंत मालती रस 60 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, गोदंती 125 मिलीग्राम। ये भी योग बहुत अच्छा है, दिन में 2-3 बार पेशेंट को देना चाहिए। और लाक्षणिक चिकित्सा भी करें, जैसे फीवर आ गया, क्योंकि फीवर होना वाजिब है इस केस में, तो ऐसी अवस्था में संजीवनी बटी या संशमनी बटी का प्रयोग आप करा सकते हैं। अमृतारिष्ट भी इसके लिए उपयोगी रहेगा। रविराज कोंकानी जी, इन्होंने एपेंडिसाइटिस के बारे में पूछा है। बच्चों में जब एपेंडिसाइटिस हो जाता है तो क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? कायदे से एक तो बड़ा डायग्नोस करने में बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चे का एपेंडिसाइटिस है, क्योंकि बेरियम मिल से ही डायग्नोस हो पाता है। अब बेरियम ले नहीं पाएगा बच्चा, उसको वमन हो रहा है या अतिसार हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, तो अन्य कई कारण हो सकते हैं। लेकिन यदि डायग्नोस हो ही गया है तो निश्चित है ये ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है, इसका ऑपरेशन ही कराना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था यदि है तो कॉन्स्टिपेशन ना हो पेशेंट में, इसकी व्यवस्था आपको करना है। तो अगर बच्चा बहुत छोटा है तो अंजीर 2 नग अंजीर लेके दूध में पीस के उसको पिलाएं, या मुनक्का 10 मुनक्का पीस करके दूध के साथ उसको पिलाएं। थोड़ा बड़ा है तो अमलतास का गूदा 10 ग्राम लेकर के 2 कप पानी में बॉईल करें, आधा कप शेष रहने तक। ऐसा आधा कप रात के सोते टाइम दें। स्मूथिंग के लिए सूद शेखर रस, कामदोधा मौक्तिक, सूद शेखर 125 मिलीग्राम, कामदोधा मौक्तिक 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम। ये एक खुराक है। ऐसे 2 या 3 बार आप पेशेंट को दे सकते हैं। डॉक्टर विष्णु हारित ने पूछा है, मेंटेनेंस ऑफ प्रोटीन इन CKD, क्रॉनिक किडनी डिसीजेस। क्योंकि जब किडनी डिसीज़ फेलियर होने लगता है तो सीरम क्रिएटिनिन की मात्रा अधिक मात्रा में निकलने लगती है, यूरिक एसिड भी अधिक मात्रा में निकलने लगता है। तब हम लोग कहते हैं कि आप प्रोटीन के सब्सटेंस लेना बंद कर दो। ऐसी अवस्था में कभी हाइपोप्रोटीनिया भी पेशेंट में हो सकता है। ऐसी अवस्था में आप आमल की रसायन का प्रयोग करें। आमल की रसायन 5 ग्राम दिन में 2 बार दें। इससे आवश्यक जो प्रोटीन है वो पेशेंट को मिलता रहेगा और किसी भी प्रकार के कोई नुकसान भी होने की संभावना नहीं है। KN गांगवार जी ने न्यूराकेनन स्टेनोसिस इन सर्वाइकल रीजन, ये एक प्रकार का एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। डॉक्टर राजेश सक्सेना जी ने भी पूछा है कि इसकी चिकित्सा क्या होनी चाहिए। एक्चुअली न्यूरोकेनन स्टेनोसिस नेक रीजन में होता है ज़्यादातर, ड्यू टू कंप्रेशन होने से पेन, नम्बनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, वीकनेस और कर्मक्षय भी अंगुलियों में कभी कभी हो जाता है। इसलिए इसको सर्वाइकल माइलोपैथी भी कहा जाता है। इसमें जो ग्रीवा स्तंभ से संबंधित चिकित्सा का उल्लेख हमने अपने व्याख्यान में किया था, वही चिकित्सा इसमें करना है। मुख्य रूप से सबसे पहले अभ्यंग करके ग्रीवावस्थी लगाना है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रीवावस्थी। उसका लगाने का तरीका आपको सबको मालूम है। उड़द दाल का बिना छिलके वाला आटा गूंथ लीजिए और चारों तरफ 2 अंगुल लॉन्गिट्यूडनल ग्रीवा के पृष्ठभाग में एक आकृति बनाइए और इसमें ऑयल भरिए। ऑयल इसमें सहचरादि तैल और 10 मूल तैल दोनों 50-50 ग्राम दोनों लेकर के 100 ml इसमें भरें। बार बार थोड़ा थोड़ा निकालते हुए गर्म करते रहें। उसके बाद फॉलोड बाई पत्रपिंड श्वेत,
पत्रपिंड स्वेद इसमें बहुत फ़ायदा करेगा। पत्रपिंड में निर्गुंडी, एरंड पत्र और अर्क पत्र और अड़ूसा 4 पत्र लेवें। निर्गुंडी, अड़ूसा, अर्क और एरंड पत्र, इनको विधिवत पाक करके पोटली बना के सेक करें। इसके अलावा अवपीड़न नस में बहुत फ़ायदा करेगा। पिपली और अपामार का, इसका अवपीड़न नस देवें। अवपीड़न के बारे में मैं कई बार आपसे चर्चा कर चुका हूँ, आपको मालूम है कैसे अवपीड़न नस दिया जाता है। इसके अलावा वस्ती क्रिया इसमें बहुत लाभ करती है। इसमें आप एरंड मूल आदि वस्ती या माधु तैलिक वस्ती, ये मैं वस्ती आपको कई बार बता चुका हूँ, इन वस्तियों का ऐसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के रोगी में आप प्रयोग करें। औषधि योगों में आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, शिलज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, एकांगवी रस 125 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसे दिन में 3 मात्राएं शहद के साथ चटावें। इसके अलावा इसमें सिंहनाथ गुग्गुलू 2 गोली दिन में 2 बार, पंचकोल चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार, आसो अरिष्ट में 10 मूल अरिष्ट का उपयोग इसमें आप करा सकते हैं। लेकिन सबसे उपयोगी रहेगा पंचकोल क्वाथ। पंचकोल क्वाथ अगर ताज़ा बना रहे हैं तो 30 ml खाली पेट में लेना है दोनों टाइम, और यदि आप आसोरिस्ट के रूप में ले रहे हैं तो 4 चम्मच दवाई, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद। अगर इसमें एरंड तैल 10 ml मिला लें पंचकोल क्वाथ में, तो ये भी बहुत ही रामबाण चिकित्सा है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। तो ये पूरी चिकित्सा करें, और रोगी को थोड़ा विश्राम की भी आवश्यकता इस व्याधि में होती है। डॉक्टर अनुपमा, जिन्हें वातकंटक की चिकित्सा के बारे में पूछा है, तो वातकंटक पर व्याख्यान हो चुका है। आप डॉक्टर जोशी जी से आग्रह कर सकते हैं, वो आपको लिंक भेज देंगे, आप पूरा देख लें। फिर भी इसमें उपनाह और रेस्ट, उपनाह स्वेद, दशांग लेप और 10 मूल के द्रव्यों का उपनाह है, ये कराइए, रेस्ट कराइए। इसके अलावा एक योग में हमेशा बताता हूँ, अश्वगंधा 100 ग्राम, 50 ग्राम शुंठी और 25 ग्राम पिपली, ये योग तैयार कर लें। और ये लिगामेंट सिंड्रोम में, लिगामेंट टीयर्स में और वातकंटक जैसे रोगों में इसका प्रयोग 1-1 चम्मच दिन में 3 बार देवें रोगी को निश्चित रूप से। और ये लगातार आपको कम से कम 3 महीने तक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, चाहे वो लिगामेंट टीयर हो, लिगामेंट सिंड्रोम हो या वातकंटक हो। थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। अब चूँकि ये पैरों में होता है तो रोगी उतना रेस्ट भी नहीं कर पाता, इसलिए बार बार तकलीफ भी रोगी को हो सकती है। सुनील रातौड़ी जी ने, जो कि बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, इस्नोफिलिया के बारे में जानना चाहा है, ट्रीटमेंट के बारे में। तो इस्नोफिलिया का कारण क्या है, इसको पहले आप देख लें, स्टूल टेस्ट कराएं, क्योंकि कई बार कृमियों के कारण भी इस्नोफिल बढ़ा रहता है। अगर उसके कारण है तो कृमिनाशक ट्रीटमेंट, जो कि कृमि अध्याय में मैं बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, उसको आप देख लें। अगर कृमि नहीं है और इस्नोफिल 10 से ऊपर है, 12 है, 15 है, और सूखी खांसी बड़ी ज़ोरदार आ रही है, ऐसी अवस्था में एक मैं काढ़ा आपको बताना चाहूँगा जो मेरा स्वयं सिद्ध है। मैं हर व्यक्ति को जो एलर्जिक रेनाइटिस होती है, इस प्रकार की खांसी आती है सूखी, उसमें देते हैं। उसमें मुलहठी, कंटकारी और गिलोय 100-100 ग्राम ले करके योगुट कर लें। 4 चम्मच दवाई लें, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाएं। ऐसा छान करके कुनकुना दोनों टाइम खाली पेट इस काढ़े का सेवन करना है। इसके साथ सीतोपलाद चूर्ण 5 ग्राम और यवक क्षार 500 मिलीग्राम चूर्ण में मिला करके शहद के साथ दिन में 2 या 3 बार इसका सेवन कराएं। इसके अलावा
इलादी बटी चूसने के लिए देवें, या जो मुनक्का होता है उसको थोड़ा नमक डाल के, घृत डाल के उसको भूंज लें और इस मुनक्के को मुंह में डालते रहें। या मिश्री या सौंफ इसका चूर्ण बना लें बारीक और आधा आधा चम्मच 2-3 बार लें ताकि गले में जो शुष्कता है वो कम हो जाए। एक और मैं अनुभवजन आपको बताता हूँ, क्योंकि शुष्क काश वात प्रधान है। रुक्षस्यालजम कासम आदौ स्नेहे हो पाचरेत। वातज काश में स्नेह से उपचार करना चाहिए। मैंने अपने पेशेंट्स में अनुवासन वस्ती नारायण तेल की दी। 7 वस्तियों देने के बाद आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त हुआ। आप भी देखिए, अगर प्योरली शुष्क काश है तो आप नारायण तेल की मात्रा वस्ती 30 ml भोजन के बाद 7 दिन या 11 दिन देखिए और फिर रिजल्ट देखिए। मेरा ये अनुभव है, इसलिए मैं आपको इस प्रकार आपको बता रहा हूँ। दूसरा, आपने जीर्ण शीत पित्त के बारे में पूछा है। तो जीर्ण शीत पित्त में आपको पहले वमन कराना है, फिर विरेचन कराना है और उसके बाद औषधियों को देना है। अभ्यंगा कटुक तैलम चा, अभ्यंग कटुक तैल से कराना है, सरसों तेल से। अभ्यंगा कटुक तैलम चा शीत उष्णेन वारिणाः, स्वेदन कराना है गर्म पानी से, उसमें कोई द्रव्य नहीं डालना है। अभ्यंगा कटुक तैलम चा स्वेदस्य उष्णेन वारिणाः तथा आशु वमनम कारम पटोल अरिष्ट वासुकी है। पटोल, निम्बछाल और वासा, इनसे वमन कराना, ये बेस है। मदन फल पिपली तो मिलानी है, लेकिन ये बेस है, इससे आप वमन कराएं। और त्रिफला पुर कृष्णाभि, त्रिफला, गुग्गुल और कृष्ण निशोथ, इनसे विरेचन कराएं। इसका मैं डिटेल आपको शीत पित्त में बता चुका हूँ, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। डॉक्टर वेद राव ने वातव्याधि में वेदना शमन के लिए कोई योग बताए। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वेदना हमारी आयुर्वेदिक औषधि तुरंत दें और उसमें लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि हम कारणों की चिकित्सा करते हैं, वेदना की नहीं। लेकिन वाह्य अभ्यंग, वाह्य स्वेदन, नाड़ी स्वेद, पत्रपिंड स्वेद, अग्निकर्म, ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिससे वेदना तुरंत आराम मिलती है। रस योगों में पहले आइफेनासो देते थे, आजकल आइफेनासो भी प्राप्त नहीं होता है। तो वेदना की उपस्थिति में पिपली चूर्ण का उपयोग बहुत अच्छा है। पिपली चूर्ण आधा आधा चम्मच दिन में 3 बार दीजिए, इससे वेदना का शमन होता है। औषधि योगों में रसराज रस और बृहदवाद चिंतामणि, ये भी कभी कभी वेदना के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इनका भी प्रयोग आप करना चाहिए। डॉक्टर माधव मिश्रा जी ने बच्चों के आई साइट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो निश्चित रूप से बच्चों में यदि चश्मा लग जाए तो धीरे धीरे वो तकलीफ बढ़ती ही जाती है। तो इसमें निरंतर इंद्रिय वर्धक तैल, इससे 2-2 बूंद दिन में 2 या 3 बार नासा में डालें, नस्यकरा में प्रतिमर्श नश। इसके अलावा शिरो अभ्यंग, मूर्ध तर्पण, चाहे वो पिचु धारण से करें या शिरो धारण से करें, वो भी कराते रहना चाहिए। रोजाना त्रिफला जल से आँखों को धुलाना चाहिए। संभव हो तो त्रिफला घृत 1 चम्मच सुबह शाम किसी माध्यम से रोटी में चुपड़ दें, दाल में डाल दें, या किसी माध्यम से पेशेंट को सुबह शाम 1-1 चम्मच त्रिफला घृत का सेवन कराना चाहिए। इसके अलावा नवाइस लौह 125 मिलीग्राम, मुक्ता प्रोराल पंचामृत 60 मिलीग्राम और प्रोराल पृष्टि 125 मिलीग्राम, ये च्यवनप्राश के साथ, मेनॉल माल्ट के साथ या ब्राह्मी रसायन के साथ निरंतर बालक को सेवन कराएं। निश्चित रूप से लाभ प्राप्त पेशेंट को होगा। डॉक्टर कुंदन जी ने पूछा है क्वाइकिलोडर्मा के बारे में। ये पूरे शरीर में डार्क और लाइट स्पॉट हो जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। वास्तव में क्वाइकिलोडर्मा
इट इज़ ए डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, स्पेशली ज़्यादातर जो है गर्दन में और छाती में इस प्रकार के स्पॉट मिलते हैं, और स्पॉट रेडिश और ब्राउन पिगमेंट होते हैं। रेडिश और ब्राउन, बहुत ज़्यादा इसमें कंडू नहीं होता है, लेकिन डिसकलरेशन होने से रोगी को तकलीफ़ होती है। इसकी चिकित्सा, चूँकि ये कुष्ठ के अंतर्गत ही हम इसको ले सकते हैं, इसकी श्वेत कुष्ठ के समान या सिद्ध कुष्ठ के समान चिकित्सा करना चाहिए। तो श्वेत कुष्ठ का पूरा एक व्याख्यान दे चुके हैं, आप उसको देख लें। वो व्याख्यान उपलब्ध है यूट्यूब में, नहीं तो लिंक आप डॉक्टर नवीन जोशी से प्राप्त कर लें। डॉक्टर विनोद यादव जी ने पूछा है, विरेचन देने पर, विरेचन योग देने पर कभी कभी रोगी में वमन हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? जब कफोत्क्लेश ज़्यादा होता है उसके बाद ही, कफोत्क्लेश यदि है तो वमन कराना चाहिए, लेकिन कफोत्क्लेश की अवस्था में हम विरेचक औषधि दे दें तो वमन कारक होती है, क्योंकि वमन और विरेचन के जो द्रव्य हैं, जो वामक द्रव्य हैं या विरेचक द्रव्य हैं, उनके गुण बिल्कुल समान हैं। तत्रोष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म विवायु विकासीन, ये दोनों में होते हैं। प्रभाव के कारण मदन फल वमन कराता है और कुटकी विरेचन कराती है। तो जब कफोत्क्लेश हो तो ये प्रक्रिया हो सकती है कि विरेचक औषधि वमन, वामक या वमन हो जाए, लेकिन वो वमन सिर्फ औषधि निकालने तक है, ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा वमन रोगी को होगा। दूसरा, यदि वामक औषधि का प्रयोग करके वमन करा दिया तो निश्चित है ये जो व्यापद है वो निश्चित है कम होगा। और वामक औषधि यदि कुछ देर 1 घंटे तक रुक जाए हिमाशय में, यदि बाहर न निकल पाए किसी कारण से या तो वो औषधि विरेचन का काम करने लगती है। ये दोनों में है, वामक औषधि विरेचक हो सकती हैं और विरेचक औषधि वामक हो सकते हैं। वैद्यातो निमित्तम पंचदशधा व्यापतिते तद्यथा वमनस्य अधोगति ऊर्ध्वम विरेचनस्य इति पृथक्। ऐसी अवस्था में पुनः विरेचन कल्प का सेवन कराएं, ये ध्यान देते हुए कि जो वोमिट हुआ है उसमें कितनी मात्रा में औषधि निकली, यह आपके बुद्धि के अनुसार आपको तय करना है। लेकिन फिर से विरेचक कल्प आप दें, उसमें कुटकी न डालें। कई बार क्या होता है, कुटकी डालने से वमन हो जाता है। कुटकी बहुत तीखी होती है, खास तौर से लेडीज़ में हम देते हैं, तत्काल वमन हो जाता है। तो कुटकी न डाल करके निशोथ, छोटी हरड़, अमलतास और गूदा, इसका प्रयोग करें। और यदि कैस्टर ऑयल के प्रति भी अरुचि उनको लगती हो तो उसमें इच्छाभिधि रस मिला करके आप विरेचन कराएं तो कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। डॉक्टर हरिओम कुलशेष जी ने शिलाजीत को पूछा है कि हाइपरटेंशन में इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो मैंने देखा है कि वातव व्याधि में कई बार ब्लड प्रेशर भी होता है, हम शिलाजीत देते हैं तो निश्चित रूप से उसमें नुकसान होता नहीं है, बस लेकिन देखते जाएं, अधिक मात्रा में न दें। 250 मिलीग्राम आप दे सकते हैं वातव व्याधि अगर साथ में हो तो। अगर प्योर हाइपरटेंशन है तो उसमें शिलाजीत देना नहीं चाहिए, अन्य ट्रीटमेंट फिर उसको पेशेंट को देना चाहिए। डॉक्टर कृष्ण कुमार ने कहा है कि ज्वर पर भी एक लेक्चर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भविष्य में एक लेक्चर ज्वर पर भी हो जाए, अच्छा रहेगा। डॉक्टर नवीन उपाध्याय जी ने अभिघातज, एक पेशेंट है उनका जो गिर जाने से अधरांगवात हो गया है, कटी के नीचे जो पैर हैं उनका काम नहीं होता, चल नहीं पाता और वो चेयर में चलते हैं। उनको कैथेटर भी लगा है क्योंकि मल मूत्र का ज्ञान नहीं होता। ऐसे केस मैंने कई देखे हैं जो एक्सीडेंट के पश्चात अधरांगवात हो जाता है। इसमें निरंतर धैर्यपूर्वक चिकित्सा करना, पहले तो ये प्रयास करना है कि कैथेटर निकल जाए, मोशन ठीक से होने लगे। इसके लिए पेशेंट को पोषण ट्रीटमेंट, ब्रूमण ट्रीटमेंट देना है। अभ्यंग
सर्वांग धारा अश्वगंधा बलातारी तैल से, या सष्टिकशाली श्वेत, मैंने बहुत विस्तार से सष्टिकशाली श्वेत बताया था आपको, वो करिए। फिर तिल मांसपिंड श्वेत करिए, और इसमें मात्रा बस्ती ही लगा सकते हैं, निरूह बस्ती नहीं लगाना चाहिए। तो मात्रा बस्ती के लिए दशमूल तेल, अश्वगंधा बलारी तेल, इनका प्रयोग आप करें। 30 ml 11 दिन के 3-4 कोर्स देवें, यानी 11 दिन बस्ती देवें, 11 दिन ना देवें, फिर 11 देवें अनुवासन बस्ती, फिर 11 दिन ना देवें, ऐसे 3-4 कोर्स आप रोगी को कराएं। इसके अलावा इसमें नियो, जो कुबचलक योग है, वो भी फायदेमंद है। नियो है, याग्नितुंडी बटी, पल्सी न्यूरॉन, ये भी कैप्सूल बहुत अच्छी है, इसका भी प्रयोग आप इसमें करें। साथ में योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, पुराल पंचामृत 60 मिलीग्राम और गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ये रसयोग दिन में 2 या 3 बार चटाएं। और निरंतर पोषण आहार रोगी में देना है। अगर मोशन ना हो रहा हो तो मृदु विरेचन कैस्टर ऑयल से अरण्य तेल 20 ml और दुग्ध 50 ml दे करके हर 7वें दिन हल्का विरेचन, मृदु विरेचन करा दें। इसमें कोई संसर्जन क्रम या पूर्व कर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधरांग वात में पता ही नहीं होता पेशेंट को कि मुझे पेशाब लगी है, क्या मतलब प्रवृत्ति लगी है, लेकिन फिर भी ये दवाइयाँ देने से अगर कैथेटर निकल जाता है तो फिर सर्वांग धारा, सष्टिकशाली श्वेत जो मैंने बताया वो आप कर सकते हैं। तो पहले 2-3 महीना औषधि दे करके पेशेंट को प्रयास करिए कि उसमें चेतना जागृत हो जाए। तो मैंने बताया कि इसको थोड़ा लगातार आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो ही लाभ आपको प्राप्त होगा। मेरे पास ऐसे 2-3 पेशेंट अभी भी हैं जो 2 साल से ट्रीटमेंट में हैं, 3 साल से बिस्तर में लेट कर आए थे, उठाए कर रोगी को लाए थे, चेयर में लाए थे, लेकिन आज वो पेशेंट चल रहा है। हालांकि पूर्ण रूप से अभी ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन अपना ऑफिस ज्वाइन कर चुके हैं, काम कर रहे हैं, शासकीय सेवा में हैं। तो पेशेंट का धैर्य और आपका धैर्य दोनों का अगर अच्छा होगा तो निश्चित रूप से रोगी को लाभ मिलता है। डॉक्टर सुमित जाधव ने लिगामेंट टियर के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। लिगामेंट टियर हो या लिगामेंट सिंड्रोम हो या वातकंटक हो, ट्रीटमेंट लगभग एक जैसा होता है। लिगामेंट टियर में उपनाह शोध करें, दशांग लेप का, इससे बड़ा लाभ प्राप्त होता है। इसमें दशमूल के द्रव्य मिला लें तो और अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और एक योग जो हम हमेशा देते हैं, पिपली और सुंठी अश्वगंधा। अश्वगंधा 100 ग्राम, पिपली सुंठी 50 ग्राम और 25 ग्राम पिपली, ये चूर्ण बना करके 1-1 चम्मच पेशेंट को दें और रोगी को थोड़ा रेस्ट लेने के लिए बोलें। बहुत वेदना हो तो पत्रपिंड श्वेत भी आप इसमें करा सकते हैं, लेकिन अभ्यंग में बहुत जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को इसमें तकलीफ बहुत होती है। बैठे रहने में भी तकलीफ होती है, चलने में तो होती ही है, तो इसमें रेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। स्वाति जायसवाल जो हमेशा इस कार्यक्रम को सुनती हैं, आज उन्होंने फ़ोन से प्रश्न किया था कि स्लीपद का ट्रीटमेंट क्या होगा, और एक पेशेंट की हिस्ट्री भेजी है उन्होंने जो कैंसर से, मुख के कैंसर से ग्रसित है और वो निश्चित रूप से 4th अवस्था में है, अनक्यूरेबल है, और वो पेशेंट वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराना भी नहीं चाहता। तो ऐसी अवस्था में क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, इसके बारे में जानना चाहे। पहले स्लीपद के बारे में समझ लें। स्लीपद जैसा आप जानते हैं फाइलेरिसिस है। इसमें आभ्यंतर स्नेहपान करा के विरेचन कराएं। विरेचन कराने के बाद कालवस्ती क्रम, तीक्ष्ण वस्ती माने कुटकी 30 ग्राम, एरंडमूल 30 ग्राम, मदन फल 2 नग, निशोथ
30 ग्राम, ये सब मिलाकर के काढ़ा बनाएं। 300 ml, 50 ml इसमें गोमूत्र या गोमूत्र अर्क और यवक क्षार 5 से 10 ग्राम मिला करके विधिवत बस्ती देवें। और मात्रा बस्ती के रूप में संधवारी तेल की बस्ती आप इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा शोथहर ट्रीटमेंट आपको करना है। इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है नित्यानंद रस। तो नित्यानंद रस 250 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम और गंधक रसायन 250 मिलीग्राम। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, नित्यानंद रस 250 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम और गंधक रसायन 250 मिलीग्राम। ऐसे दिन में 2 या 3 बार या 4 बार पेशेंट को शहद के साथ देना चाहिए। मैंने बस्ती आपको बताई थी, इसमें कुटकी, गोक्षर और व्रणादिक्वाथ, यवक क्षार और गोमूत्र मिला करके बस्ती इसमें देना चाहिए। इसके अलावा गोक्षरादि गुल, आरोग्यवर्धनी, इनका भी सेवन कराएं। अब जो मुख में कैंसर है, असाध्य है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर पे विश्वास रखते हैं, तो उसके लिए आप जो है ट्रीटमेंट कैसा देंगे मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो पंचवल्कल क्वाथ, इससे गंडूस और कवल धारण कराइए। पंचवल्कल क्वाथ, गंडूस 2 दिन तक आप पंचवल्कल और तीसरे दिन जात्यादि तैल से गंडूस करिए। ऐसे लगभग 20-21 दिन तक ये प्रक्रिया करें। 2 दिन पंचवल्कल क्वाथ से गंडूस और तीसरे दिन जात्यादि तैल से गंडूस। जात्यादि तैल ना हो तो इरमरादि तैल का भी प्रयोग आप गंडूस के लिए कर सकते हैं। इससे पेशेंट को थोड़ा अच्छा लगेगा, जो मुख में रुक्षता है वो भी दूर होगी। इसके अलावा हल्का विरेचन करा दीजिए और सिद्ध बस्ती का प्रयोग करिए। सिद्ध बस्ती मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, सुश्रुत की बस्ती है, उसका आप इसमें प्रयोग करें। योगों में कैंसर गज केसरी रस 60 मिलीग्राम, वही क्रांत भस्म 125 मिलीग्राम, हीरक भस्म 300 मिलीग्राम, इन सब को लेकर के आप एक पुड़िया बनाएं। ऐसे ही दिन में 2 या 3 बार आप इसका प्रयोग करें। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्योंकि आपको 20 दिन की दवाई देना है यदि, तो कैसा योग बनाएंगे। तो कैंसर गज केसरी रस 5 ग्राम, वही करांत रस 5 ग्राम और हीरक भस्म 300 मिलीग्राम, स्वर्णसूर शेखर रस 2.5 ग्राम, इनकी 40 पुड़ियाँ बना लें। 1 पुड़िया सुबह, 1 पुड़िया शाम को आप शहद के साथ इसको चटाएं। इसके अलावा कांचनादि गुग्गुलू, आरोग्यवर्धनी और जो लक्षण रोगी में प्राप्त हो तो लक्षण अनुसार भी चिकित्सा आप रोगी करें। आइए, हमारे साथ और चिकित्सक जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संध्या पांडे जी, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, डॉक्टर कमलेश विश्वास जी, डॉक्टर अमल शुक्ला, विष्णु हारित, डॉक्टर विजय मित्तल, विनय मित्तल, KN गांगवार जी, नमिता कुरशेष जी, आर्य इंडिया जी, वेदराव जी, संदीप सिंह, गिरिराज प्रसाद, राकेश सिंघल, प्रतीक मिश्रा, डॉक्टर राम बाबू, डॉक्टर कैलाश चावला, दिनेश राज, चिराग व्यास जी, हरिओम कुलश्रेष्ठ, कुंदन खरियाल जी, कृष्ण कुमार चौरसिया जी, नवीन उपाध्याय जी, अनिल भरद्वाज, जिज्ञासा सिकरिया, नीरज कश्यप, राजेंद्र सिंह, सपना डिमरी, रीना शर्मा, राम त्रिगुणायत, योगेश महाजन, जितेंद्र वर्मा, माधव मिश्रा, रविराज कोंकाणी, सुमित जादव आदि चिकित्सक इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। कई बार नाम में
उनके सरनेम में कुछ गलत हो सकता है तो उसको आप क्षमा करेंगे। नाम लेने में यदि कोई दिक्कत हो रही हो। आप जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। अब आइए गुल्म के बारे में चर्चा करते हैं। ये गुल्म को हम आधुनिक दृष्टि से पेनफुल लंप कह सकते हैं। पेनफुल लंप, उत्सेद में, उदर में उत्सेद हो जाता है, एक लंप जैसा हो जाता है, इसीलिए इसको गुल्म कहा जाता है। सुश्रुत इसको अपाकी मानते हैं, इसका पाक नहीं होता है, जबकि चरक कफज और पित्तज को मंदपाकी बताते हैं, पाक हो सकता है। तो सुश्रुत संभवतः वातज गुल्म के लिए वो कह रहे हैं कि अपाकी होता है, क्योंकि वातज गुल्म में कोई बेस नहीं रहता है, इसलिए उसमें पक्वावस्था नहीं आती है। हृन्नाभ्योरंतरे ग्रंथि संचारी यदि वाचला वृत्तस्य पचयवान सा गुल्म इति गृहीता। हृन्नाभ्योरंतरे ग्रंथि, हृदय और नाभि के बीच में ये शोफ होती है और इसका प्रमुख कारण वायु है, और इसलिए ये कहा है कि वायु की रक्षा करते हुए चिकित्सा करना चाहिए। कफो वाते जित प्राय पित्तम शोणितम वेवा यदि गुप्ते वातस्य क्रियामाने चिकित्सते यथोल्बण से दोष से तत्कारम विसर्जितम आदावंते च मध्य च मारुता परिरक्षिता। यानी वायु की रक्षण करते हुए इसमें आपको चिकित्सा करना है। निदानों की दृष्टि देखें तो जब किसी कारण से पुरीस, कफ और पित्त का अत्यधिक मात्रा में क्षय हो जाए तो वायु का प्रकोप होता है। धातु क्षयाद वातु वृद्धि। तो पुरीस, कफ और पित्त का अत्यधिक किसी भी कारण से क्षय हो जाना, वेगों का अवरोध करना, शोक निरंतर करना, रूक्ष अन्न विहार का सेवन करना, शरीर में अधिक दबाव उत्पन्न हो जाए, पंचकर्म का ठीक से न करना, कठिन रास्ता चलना, शारीरिक कुछ चेष्टाएं करते रहना बार बार, और किसी रोग के कारण अति दुर्बल हो गया हो व्यक्ति तो उसमें गुल्म रोग के होने की संभावना बनी रहती है। आइए संप्राप्ति देखें। तो जो मैंने निदान बताया उस निदान का सेवन करने से वायु का प्रकोप, और यह वायु कफ पित्त को दूषित कर देती है, और फिर कफ पित्त द्वारा स्वयं अवरोधित हो जाती है, तब कुपित वायु अधोगामी न हो करके उसका ऊर्ध्वगमन होने लगता है, और पार्श्व, हृदय, वस्ति, उदर और नाभि में शूल उत्पन्न होता है। इसे गुल्म कहा जाता है। ये शूल के स्थान है। हृदय, नाभि, पार्श्व दोनों और वस्ति, ये 5 स्थान हैं उदर के जहाँ पर ये वेदना की उत्पत्ति होती है। शूल के साथ साथ उदर में एक छत्राकार परपिंडित वायु का गुल्म हो जाता है, इसे ही गुल्म रोग कहा जाता है। कफम च पित्तम च सुदुष्ट वायु रुद्ध मार्गान विनवद्धताभ्याम हन्नाभि पार्श्वोदर वस्तिशूलम करो तथयाति नबद्ध मार्गाः पक्वाशय पित्त कफाशय व स्वतंत्र परसंश्रय व स्पर्शोपलभ्य परपिंड तत्वाद गुल्मो यथा दोषमोपैति नामो। गुल्म 2 प्रकार का हो सकता है, स्वतंत्र गुल्म और परतंत्र गुल्म। पक्वाशय में वायु का स्थान रहता है। जब पक्वाशय में वायु का प्रकोप हो करके गुल्म की उत्पत्ति करता है तो यह स्वतंत्र गुल्म है। जब यही वायु पित्ताशय या कफाशय में जाकर गुल्म की उत्पत्ति करता है तो इसको परतंत्र गुल्म कहा जाता है। भेद के अनुसार से 5 भेद है इसके: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। आइए पहले सामान्य लक्षणों को देखें। हृदय, नाभि के बीच में उत्सेद, अरुचि, मलमूत्र और अपान का अवरोध, अनाह और उद्गार अधिक मात्रा में आते हैं। ये मुख्य लक्षण गुल्म के हैं। वातज गुल्म में विशेष लक्षण होते हैं। हृदय
एवं कुक्षिगत शूल, शोष, खाली पेट में वेदना अधिक, भोजन करने के बाद थोड़ा इसमें आराम प्राप्त होता है। भोजन लेने के पश्चात प्रशमन होता है, विबंध रहता है पेशेंट में, अन्नपाक देर से होता है और कभी कभी शीत पूर्वक ज्वर भी पेशेंट में आता है। तो इसका जो मुख्य लक्षण है वो हृदय कुक्षी शूल है और खाने के बाद वेदना में कमी और खाली पेट में वेदना अधिक। पैतृक गुल्म में ज्वर, पिपासा, शरीर का लाल हो जाना, भोजन पाक वेदना में शूल, जब परिपक्व हो जाए भोजन तो वेदना में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा उदरदाह और स्वेदा अधिक रोगी में पाया जाता है। कफज गुल्म में शीत पूर्वक ज्वर, स्थैमित, वेदना अल्प होती है, गौरवता, अरुचि और कास जैसे लक्षण भी रोगी में प्राप्त होते हैं। सन्निपातज में बहुत अधिक वेदना होती है, दाह होता है, कठोर, उन्नत, शीघ्रपाकी होता है, दारुण होता है और ये असाध्य होता है। महारुजम दाह प्रीतम अस्मबद्धोन्नतम विदाहि शीघ्रकारिकम, शीघ्रकारी होता है। मनः शरीराग्नि बलाप हरणम त्रिदोषम गुल्मम असाध्यम आदि से मन, शरीर, अग्नि ये तीनों को दुर्बल करता है और इसकी तुलना कैंसर से की जा सकती है। रक्तज गुल्म स्त्रियों में होता है। स्त्रीणाम आर्तो जो गुल्मो नपुंसाम उपजायते, अन्यस्त अस्रक भव गुल्मा स्त्रीणाम पुंस उपजायते। आर्तो जन्य जो गुल्म होता है वो स्त्री में होता है, लेकिन अस्रक यानी रक्तजन्य गुल्म दोनों में भी प्राप्त हो सकता है। तो आइए रक्तज गुल्म के बारे में करें। इसमें स्पंदन हल्का हल्का होता है, थोड़ा शूल भी होता है और इसकी वृद्धि धीरे धीरे होती है। वृद्धि अनियमित होती है और लगभग 10 माह के बाद गुल्म पूर्ण रूप से बनता है, तभी इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। क्योंकि गर्भ और रक्तज गुल्म के लक्षण काफ़ी समानता रहती है, इसलिए 10 माह के बाद ही गुल्म की चिकित्सा करनी चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया, त्रिदोषज गुल्म असाध्य है और जिस गुल्म रोगी में ज्वर अधिक हो, तीव्र हो, अरुचि हमेशा बनी रहती हो, हृदयास हो, तो ऐसा पेशेंट भी असाध्य की श्रेणी में आता है। अब आइए चिकित्सा के बारे में चर्चा करें। जैसा मैंने पहले बताया, गुल्म वात प्रधान है, अतः प्रथम स्नेहन स्वेदन करना चाहिए और बार बार निरूह और अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना है। इसके अलावा सेक, अवगाह, प्रदेह, अभ्यंग, वमन, मर्दन, स्वेदन, लंघन आदि क्रिया करना चाहिए। अग्निबल की रक्षा करना चाहिए और अंत में रक्त मोक्षण भी इसमें किया जा सकता है। जिस तरफ गुल्म हो उसी तरफ के बाहु से रक्त मोक्षण करना चाहिए। रूक्ष व्यायामजम गुल्मम वातिकम तीव्र वेदम बद्धविड मारुतय स्नेही आदिता समुपाचरेत भोजनाभ्यंजन पाने ही निरूह ही सानवासनी है स्निग्धस भिजा स्वेदा कर्तव्यो गुल्म शांतये। तो ये एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अब आइए दोषानुसार विचार करते हैं। वातज यदि गुल्म है और तीव्र वेदना है तो इसमें स्नेहपान कराएं। त्रिफलाघृत 20 ml संशमनार्थ इसका प्रयोग कराएं। स्निग्ध भोजन का सेवन करें और बार बार वाह्य अभ्यंग स्वेदन करें और आवश्यकता पड़ने पर निरूह और अनुवासन वस्ती का भी प्रयोग इसमें करना है। निरोह के लिए एरंडमूल आदि बस्ती या माधु तैलिक बस्ती का प्रयोग आप कर सकते हैं। अनुवासन के रूप में नारायण तैल 30 ml का प्रयोग आप कर सकते हैं। स्नेहोपरांत मृदु विरेचन, इसमें विरेचन भी आपको कराना है। तो त्रिफलाघृत से अभ्यंतर स्नेहपान कर लें और फिर विरेचन कराएं। विरेचन कल्प के लिए निशोथ, छोटी हरण और अमलतास का गूदा इसका काढ़ा बना लें 20-20 ग्राम लेके और कैस्टर ऑयल 40 ml डाल करके मृदु विरेचन रोगी में कराएं। इसके अलावा
ब्राह्मण ट्रीटमेंट भी इसमें करना, ब्राह्मण गुटिका, क्योंकि आपने क्षय किया है विरेचन के माध्यम से, तो उस अवस्था में ब्राह्मण गुटिका का भी सेवन इसमें कराएं। और अंत में अगर पेशेंट ठीक ना हो तो रक्त मोक्षण भी आप करा सकते हैं। और यदि वातज गुल में कफ का उत्क्लेश हो तो वमन भी कराना चाहिए। वात गुल में कफो वृद्धो हत्व अग्नि अरुचमिधि हल्लासम गौरवम तंद्रा जनेत उल्लेखितुतम। कहने का तात्पर्य है कि स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन और निरूह अनुवासन, ये सारी प्रक्रियाएं इस पेशेंट में करना है। अगर पैत्तिक है तो घृतपान करा करके, त्रिफला घृत या पंचतक घृत का आभ्यंतर स्नेहपान करा के विरेचन करा दीजिए। विरेचन का योग मैंने पहले आपको बताया। और इसके बाद इसमें क्षीर बस्ती का बड़ा उपयोग है। पक्वाशय गत यदि गुल में है तो क्षीर बस्ती देना चाहिए। पंचतिक्त द्रव्य ले लीजिए, इसका काढ़ा बनाइए 400 ml, इसमें 200 ml दूध डाल करके क्षीर सिद्ध होने तक, 200 ml शेष होने तक इसको पका लीजिए। और इसमें शतावरी घृत या त्रिफला घृत 50 ml और 50 ml शहद डाल करके एक क्षीर बस्ती देने से भी पैत्तिक गुल में बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। और लास्ट में अगर ठीक ना हो तो रक्त मोक्षण आप अवश्य कराएं। इन क्षय क्रिया जो भी करते हैं वायु की वृद्धि होने की संभावना रहती है, इसलिए मांसरस या ब्राह्मण पेया का सेवन अंत में जरूर कराना चाहिए। यदि कफज गुल में है तो मंदाग्नि यदि है तो लंघन कराइए। और चूँकि कफज है तो इसमें वमन तो कराना ही है आपको। और उष्ण द्रव्यों का सेवन करना है। क्षार, अग्निकर्म और आसवारिष्ट, इनमें लाभकारी सिद्ध होते हैं। दुग्ध, अब इसमें एक और चीज़ बताइए, रक्तज गुल, इसके कफज गुल्म की चिकित्सा बताइए। अब आइए रक्तज गुल्म के बारे में जान लें। रक्तज गुल्म के लिए 10 माह बाद ही स्नेहन स्वेदन या चिकित्सा इसकी करते हैं। अब रक्तज में उत्तर बस्ती देने का बहुत प्रावधान है। इसमें 10 मूल क्वाथ ले लें 30 ml, 10 ml गोमूत्र, यवक्षार 250 मिलीग्राम, ये मिला करके उत्तर बस्ती दें। इस उत्तर बस्ती देने से धीरे धीरे रक्तज गुल्म निकल जाता है। इसके अलावा औषधि योग हैं जिनके बारे में अब चर्चा करेंगे। इसमें गुल्म कालानल रस 250 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम, पुराल पंचामृत 125 मिलीग्राम, यह एक डोज है। गुल्म कालानल रस 250 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम, पुराल पंचामृत 125 मिलीग्राम, ऐसे दिन में 2 या 3 मात्राएं सेवन कराएं। एक और है योग गुल्म कुठार रस 250 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम और सूत शिखर 125 मिलीग्राम, ऐसे दिन में 3 मात्रा या 4 मात्रा का भी सेवन इसमें करा सकते हैं। बटियों में हिंगवादी बटी और कांकाइन बटी, ये दोनों वेदनानाशक हैं, गैस को निकालने वाले हैं। 2-2 गोली दिन में 3 बार कांकाइन बटी या हिंगवादी बटी का सेवन कराएं। चूर्णों में हिंगवादी चूर्ण, लवंगादी चूर्ण और शिवक्षार पाचन चूर्ण, इनमें से कोई एक भोजन के 1 घंटे बाद दोनों टाइम सेवन कराएं। हिंगवादी, लवंगादी चूर्ण और शिवक्षार पाचन चूर्ण। क्षार भी बहुत उपयोगी हैं, खास तौर से रक्तज गुल्म के लिए, तो इसमें यवक्षार और सज्जी क्षार का सेवन भी आप कराएं। पंचमूल क्वाथ और वरुणादि क्वाथ, ये भी इसके लिए गुल्म के लिए उपयोगी हैं। आसो अरिष्ट में कुमारी आसो, अभ्यारिष्ट, पिपल्यासो और जीर काद्यारिष्ट। कुमारी आसो, अभ्यारिष्ट, पिपल्यासो और जीर काद्यारिष्ट, इन आसो अरिष्ट का प्रयोग आप करा सकते हैं। आभ्यंतर स्नेहपान कराते हैं तो त्रिफला घृत, त्रिउष्णाद घृत, वासा घृत, इनका प्रयोग करना चाहिए। और 1 सप्ताह में
एरन तैल से हल्का मृदु शोधन हमेशा करते रहना। तीक्ष्ण शोधन नहीं करना क्योंकि वायु की वृद्धि हो सकती है। रक्तज गुल में रजाह प्रवर्तनी भट्टी 500 मिलीग्राम, गुल्म काला नल रस 250 मिलीग्राम और यवक क्षार 500 मिलीग्राम। फिर से रिपीट करता हूँ, रजाह प्रवर्तनी भट्टी 500 मिलीग्राम, गुल्म काला नल रस 250 मिलीग्राम और यवक क्षार 50 मिलीग्राम। इनको शहद के साथ आप 3 या 4 बार चटाएं। इससे भी रक्तज गुल मृदु होकर के नष्ट हो सकता है। अगर वो ठीक ना हो तो बाद में निश्चित रूप से शल्य क्रिया के द्वारा ठीक किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वातज गुल्म में पाक नहीं होता, लेकिन पैतृक और कफज में होता है। पैतृक में तो 3 अवस्थाएं, पैतृक गुल्म की 3 अवस्थाएं बताई हैं। एक आमावस्था, पश्चिमानावस्था और पक्वमानावस्था। गुरु कठिन समुस्थानो गूढ़ मां संत्राश्रय अभिवर्णा स्त्रचो ह्यो पक्वम गुल्मोच्यते। यह अपक्व गुल्म के लक्षण है। दाह शूलाति संक्षोभ स्वप्न सारथि विदय मानम जानी यात गुल्मम तम उपनाहेत। और पक्वावस्था विदाह लक्षणे गुल्मे वहिस्तुंगे समुन्नते श्यावे सरक्त पर्यन्ते समूह स्पर्शे वस्ति सनभे निपीड़ितो निते स्तब्धे तत्पार्श्व पीड़ना तत्रयो पिंडते शूले संपक्वम गुल्मम आदिशेत। ये पक्व जब गुल्म हो जाए तत्र धन्वंतरि नाम अधिकारा क्रिया विधौ वैद्या नाम कृत्य योग्या नाम विध शोधन रूपणे। इस अवस्था में फिर शल्य शास्त्रियों की आवश्यकता होती है। जब तक आप शल्य न कराएं तब तक पक्वा स्रोता संकलित व्रजेत ऊर्धम उदोपिवा स्वयं प्रोतम तम दोषों उपेक्षित हितास नहीं है। दशाहम द्वादशाहम व रक्षण भिषक उपद्रवान उपद्रवा भवन्ते सा चिकित्सकम अत ऊर्धम हिंतम पानम सर्विशा विशोधनम। जब तक शल्य नहीं होता है, उसमें पूय निकलने लगता है, तो पूय जो है ऊर्ध्व या अधोगति से निकले तो निकलने देना चाहिए और व्रण रोपक दवाइयों का ऐसी स्थिति में प्रयोग करें। तो कहने का तात्पर्य है कि पक्व भी हो सकता है, इसलिए इसकी तुलना विदृध से भी करते हैं। तो आइए आज इतना ही। कल फिर इसी समय 4 बजे फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। मुझे लगता है नवीन जी ने कल वेबिनार का आयोजन किया है स्नेहन स्वेदन पर। तो आपसे आग्रह है कि अभी से स्नेहन स्वेदन से संबंधित सभी जिज्ञासाएं आप प्रकट करिए। उनका वेबिनार के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ऐसा ही क्रम बना रहेगा क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि पंचकर्म के लेक्चर होना चाहिए प्रैक्टिकल। तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से मैं सोचता हूँ कि अच्छा रहेगा। उसके बाद वमन में करेंगे, विरेचन में करेंगे। ऐसे पूरे पंचकर्म की वेबिनार करने का प्रयास किया जाएगा और ये सब नवीन जोशी जी कर रहे हैं। आप उनसे आग्रह करिए कि इस प्रकार का वेबिनार आयोजित करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार।